हम उत्तर प्रभाववादी चित्रकारों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और उत्तर प्रभाववादी चित्रकार हम मूल रूप से उन कलाकारों को उस श्रेणी में रखते हैं जो प्रभाववाद से परिचित हुए और उनकी कहीं ना कहीं कुछ कमियों से वाकिफ़ हुए और धीरे धीरे उन्होंने उससे अलग अपना एक नया रास्ता चुन लिया और इस रास्ते में उनसे पूर्व और कोई नहीं चला। ऐसा रास्ता जिन्होंने आधुनिक कला को, भविष्य की आधुनिक कला को एक नई दिशा दी और इसी वजह से शायद इन कलाकारों ने उस समय वह सम्मान और प्रसिद्धि नहीं पाई जो इनके बाद, जब इनके कार्यों से प्रेरणा लेके अन्य कलाकारों ने चित्रण किया और प्रसिद्धि मिली और इनके मरने के बाद, वर्षों बाद, आज एक महान कलाकार के रूप में हम इनको जानते हैं। लाखों करोड़ों डॉलर्स में इनकी पेंटिंग बिकती है और पूरे जीवन इन्होंने संघर्ष किया जीने के लिए, काम करने के लिए। इनके पास पैसे नहीं होते थे, परंतु इन्होंने अपना काम कभी नहीं छोड़ा, चित्रण करना कभी नहीं छोड़ा। और यही प्रेरणा देने के लिए हम अध्ययन पाठ्यक्रम में ऐसे कलाकारों का उनके बारे में जानते हैं, उनके जीवन से जुड़ते हैं, जो हमें यह प्रेरणा देती है कि कला केवल पैसे कमाने का साधन नहीं है, अर्थोपार्जन का साधन नहीं है। कला एक साधना है, एक पूजा है जो व्यक्ति की अंतरात्मा से निकलती है और उसको करते वक्त कलाकार पैसा कमाना या प्रसिद्धि पाना उसका उद्देश्य नहीं रहता। ललित कला या आधुनिक कला में और व्यावसायिक कला में जो अंतर है वह मूल रूप से यही अंतर है कि व्यावसायिक कला जो है वो जीवन के भौतिक पक्ष से जुड़ी हुई है। उसमें अगर सौंदर्य होता है तो वह भी केवल भौतिकतावाद को बढ़ावा देता है, भौतिक सौंदर्य का महत्व उसमें होता है। और कलाकार का उद्देश्य, मूल उद्देश्य उससे अर्थोपार्जन करना, पैसा कमाना होता है। जबकि ललित कला की बात करें तो हम उसमें मूल रूप से हमारा उद्देश्य कलात्मक आनंद की अनुभूति करना और अपने विचारों की अभिव्यक्ति करना, यही उद्देश्य रहा है। तो ऐसे चित्रकारों में हमने जो उत्तर प्रभाववादी चित्रकारों की बात करें तो सेजा हैं, वैन गोग हैं, गौग्य हैं उत्तर प्रभाववादी चित्रकार। तो वैन गोग एक ऐसा मील का पत्थर है जिन्होंने पूरे जीवन संघर्ष किया और उनको वह इस स्थिति में पहुंच गए थे कि मानसिक विक्षिप्तता की स्थिति में पहुंच गए थे, परंतु फिर भी उन्होंने चित्रण नहीं छोड़ा। और ये दुखद रहा कि एक दिन इसी मानसिक विक्षिप्तता के चलते उन्होंने स्वयं को गोली मार ली और मृत्यु की आगोश में सो गए, परंतु उनके चित्र अमर हो गए। उनकी कलाकारी, चित्र, उनकी भावनाएं, और उन्होंने अभिव्यंजनावाद को, एक्सप्रेशनिज्म को जन्म दिया। जहाँ तक जिससे पूर्व कला केवल चाक्षुष सौंदर्य का एक माध्यम रही है, उसके स्थान पर आत्मिक अनुभूति को उन्होंने अपने चित्रों में उतारा। और मूल रूप से जो उत्तर प्रभाववाद में अगर हम इनको शामिल करते हैं तो इसी भारी रूप के स्थान पर आंतरिक पक्षों को प्रस्तुत करने में जो उन्होंने वस्तुओं और व्यक्तियों को
अपनी कलाकृति में उतारा है, वही बात उनको अभिव्यंजनावाद की तरफ लेके गई और इसी वजह से वह जाने जाते हैं। आकृतियों को जहाँ पूर्व में केवल विषय अर्थसार को प्रस्तुत करने का माध्यम मानते थे, तो उसमें परिवर्तन हुआ। धीरे धीरे रंगों में परिवर्तन आया, जैसे प्रभाववाद में देखा हमने, प्रकाश और रंगों के प्रभाव को प्रस्तुत करना मूल उद्देश्य हो गया। सेजा की अगर बात करें तो उन्होंने आकारों के ठोसपन पर बल दिया, और अब फिर भी कहीं कमी थी, और वह कमी जो भावनात्मक पक्ष है कलाकार का, वह अभी तक चित्रों में कहीं लुप्त दिखाई दे रहा था। भौतिकता ज़्यादा थी, चाहे तकनीकी भौतिकता हो, चाहे विषय की भौतिकता हो। और यहीं से जो विंसेंट विलियम वैन गॉग, ये इनका पूरा नाम है, इन्होंने परिवर्तन लाए। और वैन गॉग अपने चित्रों में मनोविकार, आवेश, सहानुभूति का चित्रण करना चाहते थे, और उनकी जो कला है उसमें लय और मानसिक उद्वेलन दिखाई देता है, और इसी मानसिक उद्वेलन की वजह से, आवेश के कारण, उनके चित्रों की आकृति में एक जो गति है, ये जो अभिव्यक्ति, भावना और लय और गति है ना, ये दोनों तीनों चीज़ों का जो मेल हुआ है। भावनात्मक आवेश में वे चित्रण करते थे, भावावेश में वे चित्रण करते थे, और वो आवेश जो उनके आंतरिक मनोभावों के रूप का प्रतिफल था, वह आवेश उनकी कलम में, तुलिका में भी नज़र आता था। वह आवेश उनकी ब्रश स्ट्रोक में भी नज़र आता था। वह आवेश उनके आकारों में भी नज़र आता था। तो उन्होंने रंगों में जो परिवर्तन लाए, रंगों की चमक तो बरकरार रखी ही, परंतु रंगों का भी उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से प्रयोग किया। रंगों को मात्र वस्तु के आकारों को प्रदर्शित करने के लिए नहीं किया, प्रकाश के प्रभाव को उत्पन्न करने के लिए नहीं किया, वरन उन्होंने भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए रंगों का प्रतीकात्मक प्रयोग किया। ये सब बातें ही उन्हें अन्य कलाकारों से अलग लेके गई, और चित्रकला वस्तुगत नहीं होके भावगत हो गई, वस्तुगत नहीं रही। इनका जो जन्म है वो 30 मार्च 1853 को नीदरलैंड में हुआ था, और मृत्यु 29 जुलाई 1890, काफ़ी कम उम्र में, 37 वर्ष की उम्र में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। जैसे मैंने बताया कि इन्होंने अपने स्वयं को गोली मारकर अपनी लीला समाप्त कर ली थी, और फ्रांस में ही इनकी मृत्यु हुई, और नीदरलैंड में इनका जन्म हुआ था। सुसाइड बाय गन शॉट इनका कॉज ऑफ डेथ है। और प्रमुख चित्रों में की अगर बात करें तो सौरव जो इनके प्रारंभिक चित्रों की श्रेणी में आता है, द पोटैटो ईटर्स, ये भी इनके प्रारंभिक काल के चित्रों में आता है, और मोस्ट फेमस पेंटिंग सनफ्लावर्स जो 1887 के आसपास इन्होंने चित्रित की, सनफ्लावर्स सीरीज इन्होंने बनाई थी, उसमें ये काफ़ी प्रसिद्ध हुई, और बाद में लाखों डॉलर में ये इसकी नीलामी हुई। बेडरूम इन आल्स, द स्टेरी नाइट, तारों भरी रात, द स्टेरी नाइट, ये भी काफ़ी प्रसिद्ध चित्र है। और इसके अलावा खेतों के दृश्य बनाए, चिनार के वृक्ष, साइप्रस ट्रीज, ये भी एक श्रृंखला जो इनकी प्रसिद्ध हुई। और इसमें जो चिनार के वृक्ष हैं वो आसमान की तरफ जैसे आग की लपटें होती हैं, वैसे उनकी आकृतियों को उन्होंने आकाश में बढ़ते हुए दिखाया, और
हरी और नीली लपटों के समान आकाश का जैसे चुंबन कर रहा हूँ, ऐसी भावाभिव्यक्ति उन्होंने इनको इसमें की। और मूवमेंट की बात करें तो पोस्ट इम्प्रेशनिज्म और अभिव्यंजनावाद की शुरुआत हम इनके चित्रों में मान सकते हैं। तो बहुत ही प्रसिद्ध और ऐसे कलाकार रहे जिनका जीवन हमें कला अध्ययन में करते समय बड़ा महत्वपूर्ण है, कला अध्ययन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनके जीवन से ही प्रेरणा पाकर कलाकारों को संबल मिलता है, एक ये बल मिलता है कि हम जीवन में संघर्षरत रहते हुए भी कैसे अपने विचारों की कला के माध्यम से अभिव्यक्ति करें। तो हम पढ़ेंगे अब आने वाली लेक्चर्स में इनके जीवन से संबंधित जुड़ी बातों के बारे में, इनके मानसिक स्थिति परिवर्तन, भावनाओं के बारे में और तकनीकी बातें चित्रों की और प्रमुख चित्रों के बारे में।